आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी स्मार्ट है, एक्टिव है, टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ वाली है। डिजिटल युग में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। देश ही नहीं, दुनिया में भारत की युवा शक्ति की चर्चा है। सब ठीक है, मोटे तौर पर अगर देखें तो सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी समय समय पर सामने आ जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं। जेन ज़ी को इतना गुस्सा क्यों आता है? आज की युवा पीढ़ी इतनी जल्दी आपा क्यों खो देती है? आप सोचिए, क्या हाल हुआ पड़ा है, किस किस तरह की खबरें आ रही हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया क्योंकि फॉर्म ठीक से भरा नहीं गया था। छात्र ने आपा खो दिया। प्रिंसिपल साहब को डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटने लग गया। यह खबर राजस्थान के बीकानेर से आई है। वहीं दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान दो लड़कों में किसी बात को लेकर तकरार इतना बढ़ गया, झगड़ा इतना बढ़ गया, अपने दोस्त को ही लड़कों ने बैट से बल्लों से इतना पीटा, अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो गई। लखनऊ की घटना तो झकझोर देने वाली है। पिता बार बार बेटे पर नीट देने का दबाव बनाते थे। एक पिता जो पैथोलॉजी लैब चलाता था, उसका बेटा डॉक्टर बने, उसके काम को आगे बढ़ाए। ये सोच कैसे बुरी हो सकती है? लेकिन पिता के इस सोच से बेटा बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और एक रात बहस इतनी बढ़ गई, पिता के लिए वो आखिरी रात साबित हुई। बेटे ने पिता को गोली मार दी। इतने पर भी वो नहीं रुका। पिता की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने में भी उसके हाथ नहीं कांपे। वो एसिड से बॉडी डिस्पोज करने में जुटा रहा। इस तरह की कई सारी स्टोरी आती रहती है जो युवाओं के बदलते बिगड़ते मिजाज को दिखाती है। छोटी छोटी बातों पर आपा खो देना, समझने की बजाय गुस्से में गुम हो जाना और कुछ भी कर डालना, यही वजह है जेन ज़ी में इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक असंतुलन का अभाव बड़ा विषय बन जाता है। आज हम इन्हीं 3 स्टोरीज को आधार बनाकर जेन ज़ी के मूड स्विंग का विश्लेषण करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे जेन ज़ी को गुस्सा क्यों आता है। राजस्थान के बीकानेर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का अपने से काफी बड़े आदमी को पीटता दिख रहा है। पता चला कि वो आदमी एक स्कूल का प्रिंसिपल है। जो लड़का उससे पीट रहा है वो उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र है। ये बीकानेर के कोनपालसर गांव की तस्वीरें हैं। एक साधारण से सरकारी स्कूल की तस्वीर, जहां पढ़ाई, भविष्य और सपनों की बातें होनी चाहिए थी, वहां लाठियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल किसनाराम डेलू पर कास्ट सर्टिफिकेट पर साइन न करना मुसीबत बन गया। लड़का जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। प्रिंसिपल ने उसे समझाया, फॉर्म ठीक से नहीं भरा हुआ है, कुछ और दस्तावेज चाहिए, तभी उसका सर्टिफिकेट बन पाएगा। नियमों का हवाला देकर प्रिंसिपल साहब ने साइन करने से मना किया। प्रिंसिपल ईमानदारी दिखा रहे थे। बस यही बात छात्र को नागवार गुजरी। उसने आओ देखा न ताओ प्रिंसिपल साहब पर लाठी बरसाने लगा। देखिए, कितनी छोटी सी बात है। फॉर्म सही से नहीं भरा है। अधूरे भरे फॉर्म के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करना सही नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब की इतनी सी बात छात्र नहीं समझ सका। गुस्सा हो गया, आपा खो दिया, माहौल बेकाबू हो गया। दावा है कि नाराज छात्र ने पहले चाय का बर्तन फेंक कर मारा और इसके बाद लाठी डंडों से प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों में लाठियां लहराने लगी। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के तिलक नगर के वुडलैंड पार्क में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में 15 साल के निशांत की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक 3 नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सोचिए, क्रिकेट ग्राउंड पर किस तरह की बातों पर विवाद होता है। कभी हिट विकेट, रन आउट, कैच को लेकर कहासुनी हो जाती है। लेकिन खेल के मैदान में झगड़ा इतना नहीं बढ़ता कि किसी की जान चली जाए। लेकिन तिलक नगर में ऐसा ही हुआ। मामूली सी बात पर एक मासूम की जान चली गई। पुलिस के अनुसार
सोमवार शाम को बच्चे तिलक नगर के वुडलैंड पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे और इसी मैच के दौरान एक 12 वर्षीय नाबालिग आरोपी और निशांत के बीच खेलने को लेकर ही कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने हस्तक्षेप किया, दोनों को अलग अलग करा दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन नाबालिग आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वापस अपने 2 चचेरे भाइयों को लेकर निशांत के घर फिर पहुंचा, उसे घेरकर फिर मारना शुरू कर दिया। तीनों लड़के मिलकर बैट बल्ले से पीड़ित छात्र को तब तक पीटते रहे जब तक गंभीर चोट लगने से निशांत बेसुध नहीं हो गया। अब वहां मौजूद लोगों ने यही बताया है कि निशांत के बेसुध होने के बाद भी लड़के नहीं रुके थे। वो उसके बाद भी बैट बरसाते रहे। जब आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए तो तीनों आरोपी फरार हो गए। अब इसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने पीड़ित को तत्काल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौन थे वो? बस घर पे आए बुलाने, 3-4 लड़के 2 जीने पे चढ़ के गए। वो कह रहे हैं अब आज मारा है निशांत। मैंने कि यहाँ पे नहीं है। कौन कह रहे क्या करेगा? कह रहे कुछ नहीं। 10-15 मिनट के बाद लड़का मेरा मराया आया, दुकान पे से बुला के लेके। पुलिस की जांच से यह पता चला कि मृतक निशांत अपने परिवार के साथ तिलक नगर इलाके में रहता था। परिवार में निशांत सबसे छोटा था, उससे बड़े 3 बड़े भाई हैं। वो सबका लाडला था। दूसरी तरफ भी तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। मतलब छोटी सी बात पर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसने एक नहीं बल्कि 3 परिवारों को डिस्टर्ब कर दिया। अब लखनऊ की स्टोरी, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। सोचिए, एक पिता जिसने अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सोचा कि बेटा बड़ा नाम करेगा, ऐसा काम करेगा, पिता का सहारा बनेगा, लेकिन उसी बेटे ने पिता को मारकर नीले ड्रम में डाल दिया। यह ऐसी हैरान करने वाली कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर देगी। इतना गुस्सा क्यों? क्यों एक सामान्य सी बात पर वो बेटा समझ नहीं पाया, इस कदर उतारू हो गया। पिता पैथोलॉजी लैब चलाते थे, उनका वास्ता डॉक्टरों से पड़ता होगा। वो पिता क्यों नहीं सोच सकता कि उसका इकलौता बेटा भी डॉक्टर बन जाए? अगर बेटे को कंपटीशन से डर लगता था तो वो कोई दूसरा रास्ता चुन सकता था, दूसरे देश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता था। इस बात को वो अपने पिता को समझा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह केस एक ऐसे मामले के रूप में सामने आया है जिसमें न सिर्फ भरोसे का कत्ल हुआ, बल्कि इसमें रिश्तों का, प्यार का, दुलार का और साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल हो गया। लड़के के बारे में हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। मानवेंद्र के बेटे ने 20 फरवरी को उसे गोली मारी। 23 फरवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सबको चकमा देने के लिए बेटे ने बाकायदा परिवार के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसमें ड्रामा रचा कि वो अपने पिता को ढूंढ रहा है। इस बीच वो पिता को मार चुका था और बॉडी को टुकड़ों में काटकर निपटाने की कोशिश में जुटा रहा। उसकी बहन, जो इस मामले में एक मात्र चश्मदीद गवाह थी, उसे उसने जान से मारने की धमकी देकर चुप कराए रखा। लेकिन घर से आती बदबू को देखकर जब लोगों ने पुलिस बुलाई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो मूवमेंट होता कि गोली तो मार सकता है, लेकिन जो टुकड़े करके कैसे लाया, केरोसिन लेके कुछ केमिकल लेके आया, उसे डिस्पोज करने के लिए टुकड़े काट काट के बाहर फेंकता रहा और फेस से कुछ नहीं, हम लोगों के साथ ढूंढवाता भी रहा। FIR ग्रुप बनाया, फोटो भी दे रहा पापा की, ये भी दे रहा, वो भी दे रहा। हमने बोला कुछ लेन देन है बिजनेस में, तो वो लेन देन के बारे में भी बताया। इनके मोबाइल स्विच ऑफ पड़े हुए थे, तो उसके बाद फिर जानकारी हुई तो हम लोगों ने पता किया। हमने कहा आखिरकार क्या बात हुई है। लड़के से बात हुई थी, बोले दिल्ली गए, वो बताया कुछ नहीं है, कुछ काम से गए दिल्ली। हमने लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे कोई जानकारी नहीं मिली, ना कोई हासिल हुआ। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र का 20 साल का बेटा कभी रामलीला में रावण का किरदार निभाना करता था।
उसने असल जीवन में रावण से भी खतरनाक किरदार निभा दिया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है नाबालिगों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के पीछे कई सारे सामाजिक और मानसिक कारण हैं। उनके अनुसार आज के बच्चों में कम सहनशीलता, समस्याओं से निपटने की कमजोर क्षमता, तनाव और दबाव से जूझने की कौशल की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, जो इस तरह के व्यवहार को जन्म दे रही है। आजकल बच्चे 3 स्कूल में जाते हैं, खुद का स्कूल, ट्यूशन क्लासेस और माँ का स्कूल। खेलते नहीं हैं, सोते भी कम है क्योंकि हाथ में गैजेट होता है। जो बच्चा खेलता कम है, सोता कम है और पूरे दिन पढ़ाई में मग्न होता है और बोर हो जाते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है शरीर का वो गर्म हो जाता है। उनका पूरा ऑर्गन्स में जो ऑर्केस्ट्रा आना चाहिए, जो सुर आना चाहिए, वो शोर होती है और गर्मी बढ़ती है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है और गुस्सा बढ़ता है। और ये गुस्सा और ये आक्रोश जो है किसी पर भी निकल सकता है। जेन ज़ी, जिसे सबसे अवेयर और आउटस्पोकन जनरेशन कहा जाता है, आज उसी पर शॉर्ट टेम्पर का टैग लग रहा है। इसके लिए इंस्टेंट रिएक्शन कल्चर को जिम्मेदार माना जा रहा है। जेन ज़ी के मूड स्विंग के लिए सोशल मीडिया बड़ा जिम्मेदार दिखता है। पोस्ट देखा, तुरंत जवाब दिया, कमेंट आया, तुरंत पलटवार। पेशेंस कम होती जा रही है और इमोशनल रेगुलेशन बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कांस्टेंट कंपैरिजन, ऑनलाइन ट्रोलिंग और परफॉर्मेंस प्रेशर युवाओं को अंदर से फ्रस्ट्रेटेड बना रहे हैं। और इन बातों को लेकर न सिर्फ युवाओं को जागरूक करना होगा, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स को भी इस सामाजिक बदलाव पर नजर रखनी होगी। देशकाल की दूसरी स्टोरी में अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के एक और दूसरे सावधान करने वाले ट्रेंड की। आज की युवा पीढ़ी यानी कि जनरेशन Z सोशल मीडिया की दुनिया में पली बड़ी है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ और सोशल वैलिडेशन का पैमाना बन गए। बेशक कहा जाता है ये सोशल कनेक्ट के लिए बेहद जरूरी है, जो युवाओं को जागरूक बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इन पर लगातार बने रहना, इनके जरिए धन और सम्मान हासिल करने का दबाव जेन ज़ी के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है, उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को किस कदर खोखला कर रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनरेशन जी और सोशल मीडिया, कनेक्शन की दुनिया या सेल्फ डाउट का तूफान, फॉलोअर्स और लाइक्स क्या बना रहे हैं डर और दबाव। सोशल मीडिया जेन ज़ी के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गया है। हाईलाइट रील्स, वायरल ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर ने उनकी दुनिया बदल दी है। हर पोस्ट, स्टोरी या रील कंपैरिजन का नया मौका देती है। किसी का परफेक्ट लाइफस्टाइल, ग्लैमरस ट्रिप्स या फ्लॉलेस लुक जेन ज़ी के सेल्फ स्टीम पर शेडो डाल रहा है। जेन ज़ी के 70% यूथ महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है। लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स से सेल्फ वर्थ जुड़ा हुआ है। कंपैरिजन कल्चर के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपवर्ड सोशल कंपैरिजन और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जेन ज़ी में इंफीरियरिटी की भावना बढ़ा रहे हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स के मैट्रिक्स अब सेल्फ वर्थ का स्केल बन गए हैं। साथ ही पीयर प्रेशर और ऑनलाइन वैलिडेशन ने स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज ट्रिगर किए हैं, जिसे फेक लाइफस्टाइल दिखाने की मजबूरी, ऑनलाइन ट्रोलिंग और कांस्टेंट कंटेंट प्रेशर, ये सब बर्नआउट का कारण बन रहे हैं। सॉल्यूशंस के लिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं डिजिटल लिटरेसी, जो कि होती है ये जानने की समझ कि एल्गोरिथम्स और क्यूरेटेड कंटेंट अक्सर रियलिटी नहीं होते। साथ ही माइंडफुल कंजप्शन की ओर बढ़ें, जो एंजाइटी या कंपैरिजन ट्रिगर से दूर करती है। जिसके बाद इंटरनल वैलिडेशन, अपनी अचीवमेंट्स और सेल्फ वर्थ को लाइक से अलग करें। सोशल मीडिया जेन ज़ी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ट्रैप भी। कनेक्शन, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कंपैरिजन, प्रेशर और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से बचना जरूरी है। सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे मेंटल वेलबींग के लिए सेफ तरीके से यूज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारतीय सेना का आतंकिस्तान पर लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर आज जियोपॉलिटिकल ब्रांड बन चुका है। बेशक आज भी दुनिया के अलग अलग मोर्चे पर वॉर फ्रंट खुले हैं, लेकिन आज भी जब सटीक और रणनीतिक हमले का जिक्र होता है तो दुनिया 7 मई 2025 को पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ही याद करती है। अब सुपर पावर अमेरिका ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह दावा किया है कि अगर दखल नहीं दिया गया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे और पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर वॉर हो जाता। दरअसल ट्रंप के दावे बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अगर दुनिया की दो परमाणु ताकतों के बीच हालात इतने बिगड़ गए थे कि सीधे प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में आ गई थी, तो यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि इतिहास का सबसे संवेदनशील मोड़ माना जाएगा, जहां भारत ने अपने दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत धैर्य और संयम का भी परिचय दिया। यानी सुपर पावर अमेरिका भी अब ये मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त बना ली थी और सैन्य दबाव इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान की सत्ता और नेतृत्व असुरक्षित महसूस करने लगे थे। आज हम ट्रंप के दावे और भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का विश्लेषण करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने वैश्विक कूटनीति में भूचाल ला दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम सीधे तौर पर लिया जाना इस बयान को और विस्फोटक बना देता है। क्या सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व पर सीधा खतरा मंडरा रहा था? इसे समझने के लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात इतने भयावह हो गए थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान पर बनाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते। मैंने शहबाज शरीफ की जान बचा ली। मैं नहीं रोकता तो परमाणु युद्ध हो जाता। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस में वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जमकर गुणगान किया, बखान किया। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में 12 महीने में हमने सदियों का बदलाव कर दिया। यह अमेरिका का गोल्डन एज। अपने पहले 10 महीनों में ही मैंने 8 युद्ध खत्म करा दिए। और इसी दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा किया और कहा, 35 मिलियन लोगों ने यह कहा, अगर मैं शामिल नहीं होता इसमें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मारे जा सकते थे। यानी अमेरिका भी यह मानने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी थी। अगर शहबाज और मुनीर नहीं गिड़गिड़ाते तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिट सकता था। हालांकि भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. ट्रंप के बयान से यह संकेत मिलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य दबाव असाधारण स्तर पर पहुंच गया था। अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सुरक्षा पर सच में खतरा था तो ये दर्शाता है कि सैन्य कार्रवाई केवल सीमित रणनीतिक लक्ष्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि नेतृत्व स्तर तक भी प्रभाव डाल रही थी। भारतीय सेना की कार्रवाई केवल सामरिक ठिकानों या सीमित रणनीतिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव नेतृत्व स्तर तक पहुंच चुका था। और आधुनिक युद्ध केवल भूभाग या फिर सैन्य ढांचे पर प्रहार तक सीमित होते भी नहीं। वो निर्णय की क्षमता, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और राजनीतिक नेतृत्व के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। ऐसे दावों से यह धारणा भी मजबूत हो जाती है कि भारत ने अपनी सैन्य रणनीति में डिटरेंस बाय पनिशमेंट को ठोस जवाबी कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित करने का संकेत दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया, आतंकियों के 8 ठिकानों को मलबे में तब्दील किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की घाट उतारा। आज भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर शहबाज और मुनीर सिहर जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। जिसके बाद दुनिया ये जानती है, समझ चुकी है कि ये नया भारत है जो घुसकर मारता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले भी ये चेतावनी दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जिसका संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार हिमाकत की तो अंजाम पहले से भी बहुत बुरा होगा। भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो
संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। 4 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान का किस कदर नुकसान हुआ था उनके टेररिस्ट कैंप्स का और उसके अलावा उनकी एयरफील्ड्स का, और 4 दिन के अंदर उनको अपने घुटनों पे आना पड़ा था। आतंक परस्त पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है। बेशक अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आतंकियों की फैक्ट्री नहीं कहा, लेकिन उनके दावों और बयानों ने उस नैरेटिव को मजबूती जरूर दी है जिसे भारत वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी उठाता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण मिलता है। आज वैश्विक शक्तियां भी दक्षिण एशिया में आतंकवाद को एक केंद्रीय सुरक्षा चुनौती के रूप में स्वीकार करती दिख रही हैं। भारत लंबे समय से यह कहता आया कि जब तक आतंकवादी ढांचे पर निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। यानी स्पष्ट है कि आतंकवाद का मुद्दा अब केवल भारत पाकिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। अब यह ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है जिससे कई देश परेशान हैं और इसके खात्मे के लिए भारत के पक्ष में एकजुट होते भी दिख रहे हैं। तो देशकाल में इन 3 बड़ी स्टोरीज का हमने विश्लेषण किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर हमारे साथ जुड़िए और देखिए देशकाल। आपकी कोई भी राय हो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।